सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी, सीधी तस्वीरें कुरुक्षेत्र से मैं आपको दिखा रहा हूं। और जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी से मेरी प्रार्थना, आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है। और आज मेरे साथ पैनल में जुड़े हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एडवोकेट भी हैं और लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं। और हरियाणा से भी जुड़े मुद्दे वो भी इनकी पकड़ में है। आज जिस मुद्दों पर बात रहेगी दोस्तों, किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, उसके अलावा बिजली से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिजली जो है लगातार कट जो है, अघोषित कट मैं जिसे कहूं, वो लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है लक्ष्मीकांत शर्मा जी आपका वे न्यूज में। धन्यवाद भाई। लक्ष्मीकांत जी, अघोषित कट यदि मैं कहूं तो कोई दो राह नहीं होगा, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं। बिजली के लगातार कट पर कट लग रहे हैं और लोगों के पास, क्योंकि कोरोना के समय से लोग जूझ रहे हैं और कई लोगों के तो घरों के बैटरी जो है वो भी खत्म हो गए। लोगों के पास पैसा नहीं कि नया बैटरी रखवाएं, क्या कहेंगे? देखिए भाई, ये जो आपने खुद ही कहा कि अघोषित कट, कुछ तो अघोषित कट है और कुछ घोषित शेड्यूल भी आ चुका है सरकार की तरफ से कि हर 2 घंटे के बाद 2 घंटे के लिए लाइट जाएगी। मतलब मजेदार तो सबसे बड़ी चीज है कि 2 घंटे के बाद 2 घंटे के लिए लाइट जाएगी। ये तो घोषित कट है। और उस जो 2 घंटे के लिए जो लाइट आएगी, अब 8 बजे साहब खाना बनाने का टाइम है, लेकिन उसके बाद पीक ओवर्स क्या कि 8 से 10 तक लाइट जाएगी। ठीक है साहब, 8 से 10 लाइट चली गई, 10 बजे आई तो कहेंगे कि 10 से 12 बजे तक लाइट रहेगी। उस 10 से 12 बजे तक जो 2 घंटे की लाइट आएगी, उसमें भी एक गुंजाइश है कि उसमें भी 2 घंटे में कम से कम 3 या 4 दफा वो ट्रिपलिंग जिसको बोलते हैं, उसको ट्रिपलिंग का नाम दे देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, बड़े क्लासिकल लोग हैं, इनको नाम देने में बड़ा मजा आता है। उसको दे दे ट्रिपलिंग कट, कि जब अचानक गई 5 मिनट के लिए गई, फिर आ गई, फिर 5 मिनट के लिए गई। तो इस तरीके से जब इस प्रदेश की जनता का, देश की जनता का जीना मुहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और बिल्कुल से नकारा सरकार हर मोर्चे पर। सरकार का तो ये कहना है कि कोयले की जो है वो कमी से जूझ रही है सरकार इस समय। यूक्रेन युद्ध जो है वो छिड़ा हुआ है। अरे साहब, अब कोयले की कमी को लक्ष्मीकांत शर्मा थोड़ी पूरा करेगा, या कोयले की कमी को कांग्रेस थोड़ी पूरा करेगी। यूक्रेन का जो युद्ध है वो आज से थोड़ी चल रहा है, वो तो फरवरी से चल रहा है। फर्क उसका बता रहे हैं कि पड़ रहा है पूरे संसार में। देखिए साहब, संसार पे फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ता, वो तो संसार का तो पता नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी को मुहाल कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, खट्टर सरकार ने। हरियाणा के लोगों का जीना मुहाल कर दिया, ये जरूर हमें पता लगा। आप ये बात कह सकते कि सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी गर्मियों को लेके? सब, अब मैं वही कहा ना कि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आपको 3 महीने पहले से पता है। फरवरी में आपको पता है कि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और वो सरकार नालायक और निकम्मी होती है जो अपनी मौजूदा स्थिति का आकलन नहीं कर सकती, जो देश की मौजूदा स्थिति का आकलन नहीं कर सकती, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो व्यवस्था है उसका आकलन नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी साहब को पता होना चाहिए कि ये जो युद्ध चल रहा है ये कहां तक चलेगा, किस सीमा तक जाएगा और किसके परिणाम क्या होंगे और इसका नुकसान क्या होने वाला है। तो उसके हिसाब से तैयारी तो आपको करनी चाहिए ना। वो सरकार में तो आप बैठे हो, खाली ये कहने से तो काम नहीं चलेगा, इनका तो बहाना है ना। अब देखिए साहब, मतलब एक मजे की बात है, मुझे तो डर ये लग रहा है कल को हो सकता है मोदी जी रात को टीवी पर आए और आगे कहते हैं कि साहब जो कोयले की कमी है वो जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से है। क्यों? बोला सारा कोयला नेहरू जी साथ लेकर के चले गए। ये भी संभव है, क्योंकि इनको सिर्फ बहाने चाहिए। लेकिन हकीकत ये है, धरातल की जो बात है वो ये है कि इस वक्त बिजली के कटों से, और कट तो साहब कहेंगे जब बिजली आएगी। अब वो कहता है ना कि दिल बहलाने के लिए वो गालिब ख्याल अच्छा है की बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि बिजली जा रही है, बार बार जा रही है। लेकिन एक दोस्त ने कल मुझे कहा, बोला यार महसूस करने की बात है, आप ये क्यों कहते हो कि बिजली बार बार जा रही है, आप ये कहो कि बिजली बार बार आ रही है। बोला इसी से बड़ा मजा आएगा। लेकिन साहब ये कहने को तो एक वाक्य है, लेकिन ये सरकार के मुंह पर तमाचा है कि बिजली बार बार आ रही है। मतलब इतनी नालायक, निकम्मी, नकारा सरकार जो अपने हालात का, अपनी परिस्थितियों का, अपनी स्थिति का जायजा पहले नहीं ले सकती। कभी कहते हैं कोयले की कमी हो गई भाई, अब कोयले की कमी क्या लक्ष्मीकांत शर्मा पूरी करे आपकी? फिर कहते हैं कि थर्मल खराब हो गया, थर्मल की रिपेयर नहीं हो रही। अब वो थर्मल की रिपेयर कांग्रेस करवाएगी क्या, या थर्मल की रिपेयर जवाहरलाल नेहरू करवाएंगे आकर के? यार गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है, और देखिए साहब इस बार गर्मी भी एडवांस आई है, थोड़ा सा एडवांस
लोगों का भी मानना है, और अभी मैं पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकता, लेकिन यूक्रेन युद्ध के अंदर जो बम गोले जो लोग बता रहे हैं, सुनने में भी आया है कि जो वहां पर इतनी तबाही जो मची हुई है उसका वातावरण पर, पूरे संसार के वातावरण पर फर्क जरूर है। नहीं, फर्क जरूर है, मैं मानता हूं कि फर्क होगा जितना भी है, लेकिन वो फर्क तो हमें पहले से पता है ना। अब मुझे पता है कि अब मान लिया मेरा कोई पड़ोसी है, मेरे उससे ताल्लुक कैसे हैं, मुझे भविष्य की रणनीति उस हिसाब से बनानी पड़ेगी। अगर मेरा कोई पड़ोसी, मेरा अच्छे संबंध है, तो मैं 2 साल बाद की क्या हो सकती है, क्या स्थितियां हो सकती हैं, उसका आकलन पहले करूंगा। अगर कि मेरी नहीं बनती किसी पड़ोसी के साथ, तो मैं उसका आकलन उसके हिसाब से करूंगा। तो मोदी सरकार को, खट्टर सरकार को भी तो पता होना चाहिए ना कि 2 महीने बाद होने वाला क्या है। जो फरवरी में युद्ध चला है, और ये युद्ध को एक बहाना है यार, काय का युद्ध है, कितना युद्ध कहां चल रहा है, क्या कर रहे हैं। और कोयले की कमी का यूक्रेन ने थोड़ी कर दी, कोयला तो हिंदुस्तान में है, खाने तो हिंदुस्तान से निकाल रही है। अब जब अगर वो यूक्रेन की बात को, कोयले को लेते हैं, तो कांग्रेस को कोयले घोटाले में बदनाम क्यों कर दिया? क्योंकि कोयला तो हिंदुस्तान की खानों में बड़ा ना, वहां से आपका उस समय यूक्रेन का युद्ध नहीं था ना, तो कोयला क्या मतलब, वो कोयला घोटाला या यूक्रेन युद्ध नहीं था, तो कोयला घोटाला हिंदुस्तान में हुआ। तो वो कैसे, क्या घोटाला हो गया भाई, जब यूक्रेन में युद्ध था ही नहीं, कोयला बाहर से आता ही नहीं। या तो आपको कोयला बाहर से आता है आपका, अगर कोयला बाहर से आता है तो भाई कोयले की हिंदुस्तान में जो खाने हैं उनका आप क्या कर रहे हो। ये तो सिर्फ एक लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनका तो ये नहीं पता कल को ये कह दे कि यार फलां धर्म के लोग कोयला खा गए, क्योंकि इनको तो मजा आता है लोगों को तड़पाने में। मैंने पहले भी शायद एक बात कही है कि नरेंद्र मोदी को मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, कि जब तक हिंदुस्तान की जनता पूरी तरह से प्रताड़ित ना हो, हिंदुस्तान का नौजवान जब तक लगे ना कि हाँ यार वो बिल्कुल बेनकारा हो चुका है, देश की जनता जब तक त्राही त्राही ना करे, तब तक शायद मोदी साहब को मजा नहीं आता। यार तो स्वाद नहीं आया बात का, रात को नींद नहीं आती। तो ये दिक्कत है। वही मामला बिजली संकट का है कि इसमें बिल्कुल कोई कहने की बात नहीं है कि बिजली का संकट है, वो होता है, लेकिन वो सरकार, तैयारी तो सरकार ने कर। कांग्रेस के टाइम में भी तो संकट था। कांग्रेस के टाइम में कभी भी ऐसा संकट नहीं आया भी कोयले की खानें खत्म होगी, कोयला नहीं रहा सरकार के पास, या कहीं कभी ऐसा नहीं हुआ कि साहब हमारे फलां थर्मल पावर बंद हो गए, ग्रिड फेल हो गए। अगर वो होते भी आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी रिपेयर की गई और बिजली सप्लाई को बहाल किया गया है। लेकिन यहां तो साहब महीना होने में आ गया, 1 महीना लगातार होने में आ गया कि आज ना बिजली की सप्लाई है। वही बात है कि बिजली जा रही है, आ रही है। नहीं, आपकी बात से थोड़ा सा मैं सहमत हूं, क्योंकि हुड्डा सरकार जब थी तो थर्मल प्लांट जो है नए लगाए गए थे हरियाणा के अंदर, वो मुझे भी याद है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार झक मार रही है पिछले 8 साल में। हम यही तो कहते हैं ना कि सिवाय हिंदू मुसलमान, सिख हिंदू करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया क्या 8 साल में? कितने थर्मल पावर प्लांट लगाए गए हैं, कितने की रिपेयर करवाई गई है, क्या बनाया क्या है? वही तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर 2-4 थर्मल प्लांट और लगा लेती और ज्यादा बिजली का उत्पादन बढ़ाती, कोयले की क्षमता बढ़ाती, वहां कोयला सप्लाई बहाल करती थर्मल के अंदर, तो ये संकट पैदा ही नहीं होता। दोस्तों बात वहीं की वहीं है कि सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी गर्मी को लेकर। और अगला सवाल जो मेरा आपके साथ है लक्ष्मीकांत जी, एक तरफ सरकार खुली मंडी की बात करती है, दोस्तों ये किसानों से जुड़ा मुद्दा है, एक तरफ सरकार खुली मंडी की बात करती है और तूड़ी बाहर जाने पर धारा 144 जो है वो लगा दी गई है, क्योंकि तूड़ी का रेट ही बहुत हाई हो गया। देखिए साहब, अब ये बात जहां तक आती है मेरे ख्याल में, अब हिंदुस्तान की जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता से अनुरोध करूंगा कि इस बात पर जरा गौर करें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये दोगले और दो मुहे सांप जैसे होते हैं ना, बोलते हैं उसको, दोगले लोगों की सरकार है, ये अभी साबित हो गया। अब जब 1 साल तक किसान आंदोलन चला साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या दुहाई देती रही? खुली मंडी, किसानों का लाभ, किसानों का फायदा, किसानों का लाभ होगा, ठीक है। वो अब उसमें किसान तो उसमें तो सहमत होगा, लेकिन वो जो 3 काले कानून थे जो जबरन थोपे जा रहे थे, उन्हीं में से एक कड़ी अभी आ गई ना साहब, अभी पता लग गया। अभी तो आंदोलन खत्म हुए कितना टाइम हुआ है, दिसंबर में खत्म हुआ है, और अभी इसके परिणाम ये भी सामने आए हैं। पहला परिणाम तो सामने ये आया कि इस बार कई जगह पर मंडियों के अंदर गेहूं नहीं बिकी, और उस वजह से मैं इस देश की जनता को बता देना चाहता हूं कि जो लोग किसानों को कह रहे थे कि किसान अपने पेट
के लिए वहां पर बैठे हैं। अब लोगों को पता लगेगा जब कम से कम 50 रुपए किलो आटा कम से कम इस बार बिकेगा, क्योंकि ज्यादातर गेहूं अंबानी अडानी, जो अडानी साहब के गोदाम हैं, इनके गोदामों में ज्यादातर गई है, ज्यादा परचेज इनकी है। कुछ मंडियों में तो गेहूं गई नहीं है, वहां से आड़तियों को बेदखल। अब वो देखिए साहब, ये कहते हैं कि हम किसी आड़ती को उजाड़ेंगे नहीं। भैया आपको उजाड़ने की जरूरत नहीं है, आड़ती तो खुद ही उजड़ गया। वो उधर से किसान पर आपने मार पेड़ दी। 5-5 दिन तक लंबी लाइन में लग के किसान ने अडानी के गोदामों में गेहूं डाल ली है। खुली मंडी की बात की आपने, आप उस बात पे आए। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि किसान के लिए हम खुला बाजार दे रहे हैं। जब आपने खुला बाजार दे दिया, आज किसान अपनी तूड़ी, अपना भूसा अगर कहीं बाहर बेचना चाहता है, बाहर भेजना चाहता है, तो सरकार को क्या तकलीफ है? क्यों धारा 144 लगा दिया आपने? क्योंकि ये पाबंदी लगा दी कि जिले से बाहर किसी कोई किसान तूड़ी नहीं भेजेगा, अगर भेजेगा तो मुकदमा दर्ज होगा। वाई? अरे अजीब दोगलापन है आप लोगों का, सरकार का अजीब दोगलापन है। आप कहते हो किसान खुली मंडी में जाए, किसान खुली मंडी में जाता है तो आप उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देते हो, धारा 144 लगा देते हो। किस लिए भाई? कितने उद्योगपतियों के ऊपर धारा 144 आपने लगाई है? सारे के सारे जितने बड़े बड़े जो इनके नरेंद्र मोदी जी के यार हैं, देश छोड़ के भाग गए पैसे खा खा के, उनके ऊपर तो धारा 144 नहीं लगाई, लेकिन किसान पर लगेगी, क्योंकि पता है कि किसान की मुंडी को आराम से पकड़ लो, तोड़ दो। अगर आज किसान अपनी कोई भी चीज, वो किसान की मर्जी पे है ना साहब। जब आपने एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि हम उसके चाहें तो उस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। किसान ने अगर तूड़ी के मामले में, फसल के मामले में नहीं करता, उसकी मर्जी है। तूड़ी के मामले में अगर वो एक ऑप्शन पसंद करता है कि उसने खुली मंडी में बेचना चाहता है, तो आप उसको बेचने नहीं दे रहे। ये दोगलापन नहीं तो क्या है? आप कहते हैं किसान की आय दुगनी करोगे, कहाँ करोगे आप आय दुगनी? जो उसकी लागत आप वही नहीं पूरी करवा रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दोगलापन है, और इसे सरकार को ऐसे काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। किसानों की बात चल रही है, किसान को इस बार फसल में भारी नुकसान हो रहा है, और देखने में भी आया हरियाणा, पंजाब, तमाम जगह हो रहा है। वैसे देश की मौजूदा स्थिति पर छोटी सी टिप्पणी क्या? सब 2 क्वेश्चन हो गए तो एक साथ से। पहला तो मैं किसान की बात करूंगा कि जहां तक किसान के मामले की बात आती है, फसल की बात आई है, इस बार किसान पर दोहरी मार पड़ी। एक हाथ नहीं साहब, दोनों हाथों से कुदरत की मार पड़ी है। और वही कहते हैं कि साहब जब 1-2 हाथ हों और एक खराब हो जाए तो शायद इंसान दूसरे से काम चला ले, लेकिन जब दूसरा हाथ भी खराब हो तो इंसान करेगा क्या? किसान के साथ वही हुआ है। मौसम की जो मार है वो किसान पर पड़ी है। समय से पहले गर्मी आई है, अचानक एकदम से फसल जब पकने के मोड़ पे थी, उसी वक्त इतनी तेज गर्मी पड़ी है कि वो जिसको कहते हैं कि मेढा मार गई फसल खराब हुई, उससे नुकसान हुआ। और जो झाड़ है फसल का, जो कणक है, कम से कम 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ वो झाड़ कम हुआ है, फसल कम हुई है। आप लगा लीजिए कितना नुकसान उससे होगा। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज सरकार ने की है, जो कृषि उपकरण है, जो किसान के खेती के उपयोग में आने वाले संसाधन हैं, उनके दाम पिछले 8 साल में ज्यादा नहीं कहता मैं, डबल कर दिए गए। 100 वाली चीज 200। खाद कहाँ है? लाइनों में लग के खाद किसान को मिला है, पुलिस के डंडे खाकर किसान को खाद मिला है। तो ये हालत किसान की आपने कर दी। एक तो लागत दुगुनी होगी, इनकम का तो पता नहीं क्या होगा, 10 पैसे बचे ना बचे, मुझे नहीं लगता बचेंगे, लेकिन आपने लागत जरूर उसकी किसान की दुगनी करवा दी कि जितना खर्चा किसान का पहले आता था फसल के उत्पादन पर, वो डबल उसका आज लगभग डबल उत्पादन, जो डबल है वो खर्चा आज उसका हो चुका है। देश की मौजूदा स्थिति के बारे क्या है? सब मैं पहले किसान की बात कर दूं, क्योंकि किसान आज सबसे बड़ी दिक्कत में है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप ये करके किसान को जो है पीछे रखना चाहता है। किसान की जो मैं हालत मैं वही बयान कर रहा हूं कि आज ये भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है किसान की बात ही ना हो। आप थोड़ा मुझे करने दें किसान के मामले में, कि खर्चा डबल हुआ, पहली बात। उसके बाद झाड़ कम हो गया, वो दूसरी बात। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके बाद जब बच्चा दिक्कत में होता है तो माँ बाप उसके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हैं कि यार बच्चे की मदद करनी है। बच्चे की आमदनी कम हो जाती है तो माँ बाप उसको पैसा देते हैं, चल यार मेरे बच्चे की तनख्वाह कम है तो उसको थोड़ा सा और डाल दो। ये काम सरकार का होता है। सरकार आज माँ बाप की जगह पर है। सरकार को चाहिए तो ये था कि कुछ ना कुछ किसान को दिया जाता, कोई पैकेज देते, कोई उसका मुआवजा देते, बोनस। आज तक भी 1 पैसे का बोनस गेहूं की फसल पर नहीं दिया गया अब तक की जो स्थिति है। उस पर किया क्या साहब कि
डीजल के जो दाम है वो आज लगभग 100 रुपए लीटर, 97 रुपए लीटर तो आज है, तो 100 में कितना कम रह गया? 97 रुपए डीजल का जो रेट है वो हो गया। और डीजल के रेट की किसान का सबसे बड़ी चीज डीजल से सब काम चलता है, तो डीजल का रेट 97 रुपए होने से जो अन्य उपकरण थे उनका रेट बढ़ा और किसान की जो फसल है वो कम हुई है। तो दो तरफा भी क्या कहूं मैं, तीन तरफा मार किसान पर पड़ी है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि किसान के लिए कोई ना कोई ऐसा पैकेज घोषित किया जाए, कोई ऐसी लेकर के सरकार आए, कोई नीति लेकर के आए कि जो उसका कम से अब डबल तो कहां करोगे, उसकी लागत तो पूरी करवा दो। जितना खर्चा आया है, जिस हिसाब से डीजल के रेट बढ़े हैं, कृषि उपकरणों के जिस हिसाब से रेट बढ़े हैं, और जो सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से जो नुकसान किसान को हुआ है, आमजन को हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए कुछ ना कुछ किसान को दिया जाए। कोई आर्थिक पैकेज लेकर के आए, कोई बोनस दिया जाए, कुछ इस प्रकार से सरकार करे कि सरकार माई बाप बन करके, आम आदमी की माई बाप होती है, माई बाप बन करके सरकार आए, ना कि कोई जुल्म और अत्याचार की हद से सरकार गुजरे। ये मेरा कहना है। देश की मौजूदा स्थिति के बारे में छोटी सी टिप्पणी। देखिए, देश की जहां तक मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो मैं कल देख रहा था पंजाब को लेकर के, जिस तरीके के हालात नरेंद्र मोदी ने इस देश के बना दिए हैं, जो परिस्थितियां पैदा करती हैं, जिस तरीके से जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाया जा रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए युवाओं को भड़काने के लिए धर्म का जो सहारा नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, उसे देख करके आज कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आते हैं कि मेरे हिंदुस्तान की हालत क्या होती जा रही है। लोग रोजगार की बात अलग गई, दुकानदार बर्बाद हो चुका है उसकी बात खत्म है, लोगों का व्यापार खत्म हो चुका है उसकी बात खत्म है, किसान बर्बाद हो चुका है उसकी बात खत्म है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है उसकी बात खत्म है। सिर्फ एक बात धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। यार कहां तक चलेगा आपका? देश को तबाही और बर्बादी के बारूद पर नरेंद्र मोदी ने बिठा दिया है और उसकी परिणति कल पंजाब में देखने को मिली है कि जिस तरीके से जो वहां पर झगड़े पंजाब में हुए हैं, एक मंदिर पर हमला हुआ है जो प्राचीन मंदिर है, पुलिस भाग रही है, लोग दौड़ रहे हैं, अफरा तफरी का एक माहौल जो चारों तरफ सरकार ने बना दिया है। अब वो सब ये किसकी करनी है? जाति और धर्म के नाम पर आप लोगों को लड़वा रहे हो, किस लिए? कि लोग रोजगार की बात ना करें। जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाते हो किस लिए? कि लोग दुकानदार अपने दुकान की बात ना करे, व्यापारी व्यापार की बात ना करे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लाइन में एक बात कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि लोगों को इतना लाचार बेबस कर दो कि सिवाय रोटी के, सिवाय खाने के उसे कोई और चीज नजर ना आए। ये नरेंद्र मोदी की नीति है और पहले किसी शासक की रही है, मुझे ध्यान नहीं, शायद नेपोलियन थे या कोई थे, उनकी एक लाइन हिस्ट्री में आती है कि अगर आपको लंबे समय तक सत्ता में बने रहना है तो सिर्फ लोगों को रोटी तक सीमित कर दो, वो रोटी से आगे कोई बात ना कर सके, सोच ना सके, तो आप लंबे समय तक राज करोगे। और नरेंद्र मोदी मुझे लगता है शायद उसी नीति पर चल रहे हैं कि जो लोगों का जो सोच इनकी साहब आ गई ना कि गोबर के उपले बना करके चूल्हे पर रोटी जलाओ, बिजली बंद कर दो और मिट्टी के दिए जलाओ। ये आने वाला फार्मूला बता रहा हूं मैं आपको, आज बता रहा हूं। ये थोड़े दिन बाद एक आएगा, कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कहेगा कि साहब ये जो मिट्टी के दिए जलाओ, सरसों के तेल के दिए जलाओ, बिजली की खपत बंद हो जाएगी, बिजली आए ना आए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाथ के पंखे जलो, जैसे पुराने स्टाइल में वो कपड़े के लटका करके वो जलते थे राजा महाराजा लोग भी। तो लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सुनीता दुग्गल का एक बयान आया था, मैंने उनसे भी कहा था कि मैडम सबसे पहले आप उस गोबर के चूल्हे पर रोटी बनाओ तब दूसरे को बोलना। तो वही सरकार के लोगों के लिए है कि भैया पहले आप पंखे जलो हाथ से, आप आओ उस अंदाज में, तब जनता को बोलना। लेकिन आज देश की जो मौजूदा जो एक लाइन में जो टिप्पणी बनती है कि हिंदुस्तान को तबाही और बर्बादी के बारूद पर नरेंद्र मोदी सरकार ने बिठा दिया है। मैं भगवान से सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं, दुआ कर सकता हूं कि इस देश को इन लोगों के हाथों से बचाए। ये जो काले अंग्रेज है तो अंग्रेजों के वंशज साहब ही है, वहीं से चले हुए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? इनके संस्थापक हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? वो शख्स थे जिन्होंने आजादी के समय में, आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने से मना कर दिया था और अंग्रेजों को कहा था कि
1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था, अंग्रेजों को पत्र लिखा था कि इस आंदोलन को कुचल डालो, अन्यथा अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। तो सोच तो वही है ना साहब, वही पूंजीवादी सोच है कि जो प्रॉपर्टी है, जो धन संपत्ति है, वो हिंदुस्तान के आम आदमी से निकालकर जो 10-12 मोदी मित्र हैं उनको हाथों में सौंप दी जाए और वो देश चलाएं। अच्छा ये बताइए, आपने अभी ये वाक्य कहा मोदी मित्र, आपके भी एक परम मित्र हैं तंवर साहब, अशोक तंवर, नेता रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और आम आदमी पार्टी में वो चले गए हैं। आपका क्या विचार है, कि आपकी भी तैयारी चल रही है? देखिए साहब, जहाँ तक ये मतलब ये चीज़ है ना, जहाँ तक मित्र का मामला है, अशोक तंवर जी मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, बिल्कुल हमने इकट्ठा काम किया है और खूब काम किया, मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत की है। उस शख्स ने सड़कों पर जाकर के संघर्ष किया है और मुझे अच्छा लगता है ये सुनकर के कि हाँ, कि मैं उस चीज़ का गवाह हूँ और मैं उनके साथ उस संघर्ष में शामिल रहा हूँ। लेकिन लक्ष्मीकांत शर्मा ने 1994 में संघर्ष शुरू किया था और कांग्रेस में शुरू किया था। यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूँ, कांग्रेस सेवा दल का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ जिले का। उसके लगातार किसी ना किसी पद पर रहा, मैं प्रदेश का प्रवक्ता भी रहा, अशोक तंवर जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, कार्यकारिणी का मेंबर रहा। तो तब उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और अशोक फूलचंद मुलाना जी जो है वो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष थे, वो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी। लक्ष्मीकांत शर्मा को जो जिम्मेदारी मिली उसने निभाई है। जहाँ तक मित्रता का मामला, देखिए ये कोई साहब पार्टी का मामला नहीं है। हम मित्र बने बाद में बने, कांग्रेसी पहले थे। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। मैंने उनको भी मना किया था, मैं तब भी यही चाहता था कि आप पार्टी मत छोड़ें, आप कांग्रेस में काम करें। एक व्यक्ति विशेष से तंग आकर के उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। ये ठीक है कि आज भी वो व्यक्ति विशेष है और आज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस उस हाथ में चल रही कहीं है। आपका तो कोई ऐसा वो नहीं है, राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी में जाने की, क्योंकि कुरुक्षेत्र की जनता भी सोच ही रही होगी शायद। नहीं, कुरुक्षेत्र की बहुत से मंत्री छोड़ चुके हैं। देखिए साहब, वो उनकी अपनी राय है। कांग्रेस का आदमी हूँ, कांग्रेस में हूँ, चुनाव लड़ना कि रग रग में खून में तमाम खून में कांग्रेस बसी। अब कांग्रेस तो बसी है तभी तो दिक्कत हो रही है। अगर कांग्रेस में खून में ना बसी होती तो दावे के साथ कह सकता हूँ सुभाष भाई, 2019 में जो मेरे साथ हुआ है, जो अशोक तंवर के साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ है, उसी वक्त छोड़ देते कांग्रेस को। लेकिन हमने, जहां तक मेरा व्यक्तिगत मामला है, मेरी मित्रता आज भी है, मैं उस आदमी का सम्मान करता हूं क्योंकि वो एक संघर्षशील साथी है, नौजवान साथी है, उसने मेहनत की है और मैं हर मेहनत करने वाले व्यक्ति का सम्मान करता हूं। भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, क्या होने वाला है। लड़ाई कांग्रेस में है, विधानसभा का चुनाव लड़ना थानेसर से मेरी पहली प्राथमिकता है। उसकी वजह है सिर्फ राजनीति के लिए नहीं। देखिए आज राजनीति उस स्तर पर जा चुकी है जहां पर इसके सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। थानेसर का भी मामला कुछ ऐसे ही है। काफी समय से यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो सत्ता में रहे हैं, वो सारे मामले हैं, लोगों की क्या इच्छाएं हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र की जनता या थानेसर हल्के की जनता मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उस प्यार का सम्मान करता हूं। जब ये मामला आया था जो आपने प्रश्न पूछा, ये तो प्रश्न मेरे से मतलब जब जैसे ही सरकार आई थी आप पार्टी की पंजाब में, मेरे ख्याल से हजारों लोगों ने एक ही बात कही कि साहब छोड़ दो कांग्रेस, चले जाओ आप में। लेकिन भाई वही बात है, कुछ दिन ईमान की बात है, कुछ मुझे उम्मीद है कि कभी ना कभी तो सूर्योदय होगा। सूर्य, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं, अपने लिए मैं लेखक हूं, लिखता भी हूं, तो मैंने कहा था कि बादलों का वजूद कब तक और कहां तक ठहर पाता है। बादलों का वजूद कब तक और कहां तक ठहर पाएगा। सूरज तो सूरज है, एक दिन निकल कर जरूर आएगा। तो मैं वो शख्स हूं, मुझे उम्मीद है और कहीं ना कहीं पार्टी पर मुझे फिर भरोसा है कि 2024 में शायद उन्हें गलती का एहसास होगा और टिकट हमारे पास होगा। भविष्य में क्या होगा, देखिए वही बात है ना साहब कि सम्मान लेना और सम्मान देना, ये लेने और देने वाले के ऊपर निर्भर करता है। मैं आपको सम्मान देना चाहता हूं, आप लेना नहीं चाहते तो मैं कब तक दूंगा। दूसरी तरफ एक व्यक्ति सम्मान लेना चाह रहा है, वो चाहता है कि यार कुछ सुधार हो, कुछ अच्छा हो, कुछ बढ़िया हो, और दूसरा करने नहीं देना चाहता। तो जो सम्मान लेने वाला, जो अच्छा करने वाला व्यक्ति है, वो कब तक इंतजार करेगा। ये बड़ी सीधी सी बात है। चुनाव लड़ना पहली प्राथमिकता है। कांग्रेस का व्यक्ति हूं, कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में रहूंगा, यही ये इच्छा है और यही बात है। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ूं, सबसे प्रबल इच्छा यही है। भविष्य में क्या होगा
भाई ये तो फिर भगवान के अलावा। दोस्तों ये थे मेरे साथ एडवोकेट भी हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत शर्मा जी। तमाम बातचीत रही, बेबाक बातचीत रही। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद। अगले लाइव तक दोस्तों बने रहें सुभाष सैनी के साथ।